क्या आजादी सिर्फ तीन थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई मतलब होता है? धूमिल ने यह कविता आजादी के केवल 20 बरस बाद लिखी थी, लेकिन उसके बाद के 50 वर्षों में क्या हुआ? क्या थके हुए रंग खिल उठे, या उन्हें ढोने वाले पहियों में जान आ गई, या फिर कविता ही घिस गई? मेरा जवाब है, कविता ही घिस गई। आज के जमाने के हिसाब से कहें तो बोरिंग हो गई, बेकार हो गई, आउटडेटेड हो गई। नए जमाने की आजादी के बारे में आगे जिक्र होगा, लेकिन पहले तो खुद से ही पूछ लें कि आजादी क्या है। आजादी क्या कोई चौहद्दी है? आजादी क्या कोई झंडा भर है? आजादी क्या कुछ चुनाव या चुनी हुई सरकारें हैं? आजादी क्या कोई बजट है? आजादी क्या तरक्की की कुछ मुनादियां हैं, या फिर कोई पार्टी, कोई नेता, कोई पासपोर्ट, कोई घोषणा पत्र? रेलगाड़ियां हैं आजादी? हवाई जहाज, फाइटर प्लेन? क्या आजादी का मतलब सेना है, तोपें हैं, परेड है, मीनारों मेहराब से होने वाले लाइव टेलीकास्ट हैं? ये सारे सवाल अपने आप से पूछिए, जवाब भी वही मिलेगा। अगर आपका जवाब हां है तो इस वीडियो को इसके बाद न देखें, और अगर आपका जवाब कुछ और है तो आपका स्वागत है, इसके आगे आपको जरूर देखना चाहिए। आपको अजीब लग सकता है, लेकिन जिस वक्त में आजादी के मायनों को समझने की कोशिश हम कर रहे हैं, वो समय बहुत भयावह है और आजादी को समझने के लिए बहुत मुफीद। तो चलिए हम अपनी आजादी की खोज करते हैं। लाउड स्पीकर से हो रहे ऐलानों में नहीं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा की आभासीय फॉलोइंग में नहीं, नारों इश्तिहारों में भी नहीं, सचमुच की जिंदगी में, अपने आसपास, गलियों मोहल्लों में, अपनी जुबान में, अपने जज्बात में। हालांकि यह मुश्किल काम है और चुनौती भरा भी। क्या आप देख पाते हैं कि हमारे चारों तरफ लाशें बिखरी हुई हैं, औरतों, बच्चों और बुजुर्गों तक की लाशें। दवा के इंतजार में आदमी से तब्दील हुई लाशें, मदद के इंतजार में तब्दील हुई लाशें, बाढ़ के पानी में तैरती हुई लाशें, घर पहुंचने के रास्ते में तब्दील हुई लाशें। ये सारी लाशें जब जिंदा थीं तो आजादी की खोज कर रही थीं, अपने अपने हिस्से की आजादी। उन्हें यह यकीन था कि उनके हिस्से की आजादी का मतलब इतना तो होगा ही कि उन्हें अकाल मौत मरने से बचा लें, उन्हें बिना सांस के घुटने न दें, बिना दूध के छटपटाने न दें, बिना इलाज के तड़पने न दें। क्या हुआ उस खोज का? आजादी के लहराते हुए झंडों, गीतों, गानों और तरानों के बीच आजाद मुल्क का नागरिक होने की खोज में हमारे हाथ में क्या आया? ये सब मौतें कुछ लोगों की मौतें नहीं थीं, हमारी आजादी की मौतें थीं। आजादी के अर्थों की मौतें थीं, आडंबरों के नीचे ढक दी गई आजादी के उसूलों की मौतें थीं। लेकिन आजादी ऐसे पूरी तरह नहीं मरती, धीरे धीरे मरती है। मरने से पहले चीखती है, चिल्लाती है, जोर लगाती है, नागरिकों का आह्वान करती है, मैं तुम्हारी आजादी हूं, मुझे बचाओ, मुझे संवारो और अपनी धड़कनों में छुपाओ, उसे सहलाओ, उसे सजाओ। लेकिन हम अपनी धुन में होते हैं, व्यक्तिवाद की धुन में, अंधे राष्ट्रवाद की धुन में। हमारे हाथों में बजाने को थाली थमा दी जाती है, घंटियां थमा दी जाती हैं, और हम समझ नहीं पाते कि हमें उस बुलडोजर पर बैठा दिया गया है जो हमारी आजादी को कुचलता हुआ लाल किले की तरफ बढ़ता जा रहा है। और हम बोले जा रहे हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। लेकिन आजादी तब भी नहीं मरती, उसकी थमती हुई सांसें फिर से जी उठती हैं। अगर ये कहने वाली जुबानों में आवाज बची हो कि आजादी को कुचला जा रहा है, लिखने वाली कलमों में इतनी स्याही बची हो कि आजादी को मिटाया जा रहा है, सोचने वाले दिमागों में इतनी चेतना बची हो कि हमारे हाथों में आजादी को काटने के लिए कटार थमा दी गई है, एक बार अपनी जुबान को छू कर देखिए, वो वही बोल रही है जो आपने देखा है। एक बार अपनी आंखों की पुतलियों को हिलाकर देखिए, उसने वही देखा है जो सामने है। एक बार अपनी धड़कनों को सुनिए और अखबारों के पन्नों में, टीवी के पर्दे पर आजादी को खोजने की कोशिश कीजिए। कोई जल्दी नहीं, इत्मीनान से। क्या सोच रहे हैं आजादी के बारे में? मत सोचिए इतना। आजादी आपके दम से नहीं है, न कभी थी। आप भ्रम में हैं। आजादी जयकारों से नहीं निकलती है। आजादी जेलों के फाटक के अंदर कैद कर दी गई उन जिदों से निकलती है
जो मिट जाने से पहले यह कहना नहीं छोड़ती कि आज़ादी को कुचला जा रहा है, रौंदा जा रहा है, उसे मिटाया जा रहा है। आज़ादी को भीड़ नहीं बचाती है, मुट्ठी भर लोग बचाते हैं, वही उसे संवारते हैं। झूठ कहती हैं किताबें कि आज़ादी की लड़ाई में देश का हर तबका शामिल था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा के लोग इसी देश के लोग तो थे। गोडसे भी इसी देश में रहता था, उनके हजारों लठैत भी। लेकिन आरएसएस को तो आज़ादी नहीं चाहिए थी, यह तिरंगा भी नहीं चाहिए था, संविधान भी नहीं चाहिए था। वही संघ देश चला रहा है और संघ पर बोलने वालों को जेलों में डाला जा रहा है। इसका मतलब तो यह हुआ कि आज़ादी की चाहना और देश पर शासन के बीच कोई सीधा रिश्ता नहीं है। आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के नारों के साथ आई हुई सत्ताएं सबसे पहले आज़ादी को कुचलती हैं। यह पूरी दुनिया की रस्म है। आज़ादी जैसे जैसे परिपक्व होती है, देश के लोगों की खुशी बढ़ती है, उनकी दुश्वारियां कम होती हैं, उनका जीना आसान होता है। लेकिन विश्व खुशी सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट कहती है कि भारत अकेले 2019 में 4 पायदान नीचे गिर गया। 156 देशों की सूची में हम 144वें नंबर पर पहुंच गए। दुनिया भर में कुल 87 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और इनमें से 18 करोड़ लोग अकेले भारत में रहते हैं। हमारी संवेदनशीलता की हालत यह है कि यही तय नहीं गरीबी रेखा कहीं किसे जाए। इस पर अलग अलग कमेटियों और सरकारों की अलग अलग राय है। गुजरात और महाराष्ट्र देश के सबसे विकसित राज्य माने जाते हैं। विकसित का मतलब ज्यादा कमाई, लेकिन यह कमाई किसके लिए है? सरकार की अपनी रिपोर्ट कहती है कि अकेले महाराष्ट्र में 2.25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। कुपोषण से हर साल 45,000 बच्चे मर जाते हैं। गुजरात की लड़कियां भयावह कुपोषण की शिकार हैं। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान तक से पीछे है। 117 देशों की सूची में हम 102वें नंबर पर हैं। मतलब हम अपने सारे नागरिकों को गारंटी नहीं दे सकते कि वो भूखा नहीं सोएगा। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 2 करोड़ 87 लाख ऐसे युवा हैं जो पूरी तरह अशिक्षित हैं। सीएमआई की अप्रैल में आई रिपोर्ट कहती है कि देश में 25 से 29 साल की उम्र के ऐसे 17% नौजवान हैं जो पूरी तरह बेरोजगार हैं। 20 साल से ज्यादा उम्र के करीब 14 करोड़ 30 लाख ऐसे युवा हैं जो नौकरी की तलाश में जुटे हुए हैं। करीब 12 करोड़ लोग पूरी तरह बेरोजगार हैं और इनमें से एक बड़ी आबादी हताश होकर नौकरी की तलाश ही छोड़ चुकी है। दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों और दूसरे भाषाई अल्पसंख्यकों को लेकर जो घृणा है उसे राष्ट्रवाद का नाम दिया जा रहा है। जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन, पीस एंड सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में 133वें नंबर पर आता है। थॉमसन रॉयटर्स के एक सर्वे में दावा किया गया है कि महिलाओं पर अत्याचार के लिहाज से भारत दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क है। घरेलू काम के लिए मानव तस्करी, जबरन शादी और बंधक बनाकर यौन शोषण के लिहाज से भी भारत को खतरनाक करार दिया गया है। जबकि महिलाओं के लिए खतरनाक टॉप 10 देशों की सूची में पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है। 7 साल पहले इसी सर्वे में भारत महिला सुरक्षा के मामले में दुनिया में 4थे नंबर का सबसे खतरनाक देश था। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारत में कम होती धार्मिक आज़ादी पर चिंता जताई है। भारत को फिर से 2ym दर्जे का देश माना गया है। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में भारत 142वें नंबर पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पत्रकारों को सरकार, सुरक्षा बलों और चरमपंथी समूहों से खतरा है। यह रिपोर्ट कहती है कि हिंसा के जोखिम ने मीडिया के कामकाज को बुरी तरह प्रभावित किया है। तो कहां खोजी जाए आजादी? अयोध्या में, सरजू के घाट पर, या फिर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के मेगा सेल में, बड़े ब्रांड्स की सालाना छूट में, चुनी हुई सरकार में, सरकार के चेहरों में, या धड़कनों के भीतर कुचले जा रहे आजादी के अर्थों के एवज में लाल किले से उछाली जा रही कुछ खैरातों में? क्या यही था आजादी का मकसद? या फिर हमारे पुरखों ने समानता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित एक संप्रभु देश का सपना देखा था? मेरे दोस्त, आजादी जनधन का खाता नहीं है जिसमें स्वाभिमान के नाम पर जिल्लत की किश्तें हर चुनाव से पहले अलग अलग बहानों से डाल दी जाएं। आजादी एक
हूक होती है, सब कुछ गंवा देने के खौफ को कुचलती हुई जो सैंडर्स के सांस को रोक देती है। और हाँ, धूमिल की कविता बासी नहीं हुई है, न थकी है, न बोरिंग हुई है। उसके हरफों के बीच में ही आज़ादी आज़ाद है, वरना हम तो कब का उसे दफन कर चुके। क्या कहते हो, उसे फिर से जिंदा करने की कुव्वत रखते हो? चलो कोशिश करके देखते हैं।